दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ लेट आने के लिए। दरअसल आज कुछ शायद सीबीएसई एग्ज़ाम्स की वजह से वो रिलीज़ हुआ था और पूरे दिल्ली में अलग अलग जगह पे स्कूल जहाँ जहाँ सेंटर्स थे वहाँ जैम लगे हुए थे। सो आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग लेट एंड मेकिंग यू वेट अबाउट दिस। आपने सही कहा, मैं एल्यूमनाई रहा हूँ, वो पुराने ज़माने का। एक बच्चे को मैं बता रहा था कि मैं उससे बहुत बड़ा हूँ, तो उसने कहा अंकल तब डायनासोर भी थे क्या? तो आप रफली यही समझ लीजिए मैं डायनासोर्स के ज़माने का हूँ, जब ये कोई बिल्डिंग नहीं थी, इसलिए आई कुडंट रिकॉग्नाइज। इन्होंने कहा एसएल और एसआईएस के बीच में आना है, मेरे लिए एसएल और एसआईएस ओल्ड कैंपस में है। which is when this 1981-83 was my batch, and so I clearly don't recognize all these buildings and their locations, so I'm that old. And as someone who's that old, I'm here just to express solidarity with the new. I'm here to say that I'm proud of what you have done. जेएनयू ने इस मुल्क में आवाज उठाने के ट्रेडिशन को जिंदा रखा है। उस दौर में जब इस देश में आवाज उठाना गुनाह बन चुका है, उस दौर में जबकि सोशल मीडिया पोस्ट पे लोगों को पनिश किया जाता है, उस दौर में जब अडानी का सच बताने के लिए किसी को 1 साल जेल में भेज दिया जाता है, ऐसे दौर में आप लोग जेएनयूएसयू उस ट्रेडिशन को जिंदा रखे हैं कि बोल के लब आजाद है तेरे, उस ट्रेडिशन को आपने जिंदा रखा है। So such में the only reason I'm here is just to say thank you. You've done such a great job and I'm so proud of what you've done. ये रस्टिकेशन वगैरह आएंगे जाएंगे, ये सब होता रहेगा। ये नए खेल नहीं है, पुराने खेल हैं, होते रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये दिखाता है कि कितने घबराए हुए हैं ये लोग। ये कुर्सी पे बैठे लोग इतने घबराए रहते हैं कि छोटे से सवाल को सुन नहीं सकते। एक जमाना था जब जेएनयूएसयू के प्रेसिडेंट ने इस देश के प्राइम मिनिस्टर का रास्ता रोका था और यूं सामने खड़ा होकर प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछे थे। और एक ये वक्त है जबकि, और एक और भी वक्त था जब प्राइम मिनिस्टर की सभा में लोगों ने बोला था और प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इन बच्चों को कोई किसी तरह का पनिशमेंट, किसी तरह का पेनलाइजेशन नहीं होना चाहिए। और एक ये जमाना है, कितने घबराए हुए लोग होंगे। सो दे डिजर्व योर सिंपैथी। बेचारे घबराए हुए हैं, जितनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं उतने ही डरे हुए लोग हैं ये सब। व्हाट वी आर डूइंग हियर इज टू रिकवर स्पेसेस। जब मैं स्टूडेंट था तो रात 9 बजे, 9:30 बजे खाना खाने के बाद मेस में हर रोज कुछ ना कुछ डिस्कशन होता था, वो खत्म कर दिया गया है। कुछ साल पहले तक यहाँ यूनिवर्सिटी में क्लासरूम्स में, सेमिनार रूम्स में हर तरह का डिस्कशन हो रहा था, वो भी काफ़ी हद तक बंद कर दिया गया है। तो इसलिए ओपन एयर में आके हम उस स्पेस को रिकवर कर रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूं। तो मेरा असली काम तो पूरा हो गया। अब इन्होंने कोई लंबा सा टॉपिक भी मेरे को पकड़ा रखा है, मैं उस पर कुछ बात कहना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि खुल के बातचीत हो। और मैं शुरू में ही कह दूं, जो कोई भी साथी जो मैं कह रहा हूं उससे डिसएग्री करते हो, उन्हें मैं इनवाइट करूंगा कि प्लीज आप सवाल जरूर पूछिए। और मैं आप सब से जो मेरी बात से अगर एग्री करते हो, उन लोगों को कहूंगा कि प्लीज हैव पेशेंस, गिव देम प्रेफरेंस, लेट देम आस्क क्वेश्चंस ऑफ एनी काइंड। क्योंकि हम खुली बातचीत चाहते हैं
कुर्सी में बैठे हुए लोग भले ही डरे हो सवालों से, हम सवालों से डरे नहीं हैं, हम सवालों को इनवाइट करते हैं। एंड आई प्रॉमिस यू, आप जो भी पूछेंगे मैं पूरा कोशिश करूंगा कि एक ऑनेस्ट आंसर आपको दे सकूं। वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ क्वेश्चंस। ये जो यूजीसी रेगुलेशन के बहाने इस देश में जो बहस हुई है, सच बात यह है उसका यूजीसी से और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से कोई लंबा चौड़ा संबंध नहीं है। ये एक पॉलिटिकल डिबेट है और बीजेपी के सपोर्टर्स का जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है उससे निकली हुई डिबेट है। और इस पूरी डिबेट में, और इतना बुरा हाल है हमारे देश के मीडिया का कि इस पूरी डिबेट में बिल्कुल सिंपल फैक्ट्स भी लोगों के सामने नहीं रखे गए। आप में से ज्यादातर लोगों को शायद पता होंगे, but allow me to restate that because I want all of you to know exactly what the facts of the case are. पता नहीं है, टीवी पे बहस होती है, मैं सुनता हूं, हंसता हूं, रोता हूं कि कुछ पता ही नहीं क्या बात कर रहे हैं, और कभी कभी मुझे लगता है समर्थन करने वालों को भी नहीं पता। Many students from South India are also here. So. Okay, I'm sorry, I just assumed. I'm a little more comfortable in Hindi, but I'll now mix the two. Yeah, mixing is all right. Yeah, sure. So the real tragedy is that we carry out these debates without an elementary awareness of the basic facts of the case. So here are the 4 or 5 major misimpressions. First, the impression is the UGC on its own has come out with something very new. So number one, the impression is that these regulations are altogether new. Number two, that they have been brought about at the initiative of the UGC. Number three, that there is something anti-general caste here, something draconian about these regulations, something which goes against general castes, and hence all the protest. तो सबसे पहले मैं इन 3 बातों के बारे में ही आपको बता दूं why I think all of these are completely untrue. पहली बात, there is nothing new about these regulations. This is merely a revised version of regulations that were initiated in 2012. ऐसा नहीं है कि अचानक इस देश में ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी और एक नया रेगुलेशन आ गया है. I say so because I used to be a member of the UGC. In 2012, I was a member of the UGC, University Grants Commission. तब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के पास भारत सरकार का एक चिट्ठी आया. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेड दैट वी वांट some guidelines to be framed, some anti-discriminatory guidelines on caste to be framed by the UGC. We appointed a committee. Committee gave a report. They framed a thing. We improved upon it a bit. I was personally involved in that. We consulted some of the leading academics of the country who have worked on caste discrimination, on other forms of discrimination. We consulted some of the leading social justice lawyers of the country. उनको दिखाने के बाद this first regulation came out. It was worked out in 2012, so it carries the year 2012, but it actually came in operation in 2013. ये रेगुलेशन था क्या? क्योंकि सब लोग भूल जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के बाद हम ये भी भूल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि इन रेगुलेशन को वापस लागू कर दिया जाए. ये रेगुलेशन क्या कहते थे? जैसा मैंने बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिक्वेस्ट ये किया था कि आप एक रेगुलेशन बनाइए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे. हमने
एक कमेटी की रिपोर्ट के बाद उसको थोड़ा सा वाइडन कर दिया. सो द रेगुलेशंस ऑफ 2012 वर कॉल्ड Promotion of Equity in Higher Educational Institutions, Regulation 2012. इसके ज़्यादातर प्रोविजन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में थे, लेकिन इसका स्कोप वाइडन करके इसको कहा गया था दैट दिस इज अबाउट depriving a student or a group of students on the basis of caste, creed, religion, language, ethnicity, gender, disability of access to education of any type. So, what we did was we expanded the scope of this beyond just caste discrimination. We expanded it to include all forms of discrimination. And as you can see, this particular language which I just read out is actually taken straight from the Constitution of India. Constitution of India, Article 14 prohibits any kind of discrimination. This language is taken straight from that. उसके बाद इसमें specifications थे. What does discrimination mean? What does harassment mean? What does it mean in a lab situation? What does it mean in a library? What does it mean in the relationship between a supervisor and student? ये सब डिटेल्स थे. और इसमें एक बहुत सिंपल स्केलेटल मैकेनिज्म था कि हर यूनिवर्सिटी में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा. वो ऑफिसर इन चीज़ों की जांच करेगा और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को अपील किया जाएगा. देयर वाज ए वेरी स्मॉल प्रोविजंस अबाउट हाउ इट वाज टू बी इम्प्लीमेंटेड. This is broadly what it was. It's very available in the public domain. कोई खास कोई छुपा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है. So first thing first, 2026 regulation of the UGC is only a revised version of the regulations that existed earlier. Earlier regulations also spoke about caste injustice. Earlier regulations also mention SC and ST specifically. इसमें clearly नाम लिखा हुआ है SC and ST का. No higher education institution shall discriminate a student belonging to the scheduled caste and the scheduled tribe categories. तो clearly वहाँ पे भी था. तो ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल all together नई चीज आ गई है. Point number 1. दूसरी बात ये कि ये यूजीसी ने अपने आप कुछ कर दिया 26 में, ऐसा कुछ नहीं है. आप ही सोचिए, ये सरकार जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की हर बात से बचने की कोशिश करती है, ये सरकार जिसको कास्ट सेंसस के लिए धक्का दे दे के इससे कास्ट सेंसस करवाया गया, ये सरकार कभी खुद आके कोई एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन लाएगी क्या? Obviously that is not the case. हुआ क्या है? There is a Supreme Court case. And the Supreme Court had ordered the UGC to change its regulation. ये अपने आप कुछ नहीं हुआ है. It's on the explicit instructions and orders of the Supreme Court. Case क्या था? This was the case filed by two mothers, Rohit Vemula's mother and Payal Tadvi's mother. ये दोनों कौन है? रोहित वेमुला के बारे में आप जानते हैं. पायल तड़वी ने भी बॉम्बे में मेडिकल कॉलेज में सुसाइड किया था. ये दो माँ जिनके बच्चे इस देश में डिस्क्रिमिनेशन की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने पे मजबूर हुए, जिनके बच्चे मर गए थे, ये दो माँ सुप्रीम कोर्ट पहुँची और इन्होंने कहा कि हमारे बच्चे के साथ जो हुआ वो किसी और बच्चे के साथ ना हो. दैट इज़ बेसिकली द केस. It started in 2019. जैसा कोर्ट में होता है, केस लंबा खिसकता है, बेंच बदलती रहती हैं, वो सब होता रहता है. But that is what the case is. So the UGC came and UGC said, oh, we already have regulations on this. We don't need anything fresh. सच बात यह है कि UGC ने 2013 में इन regulations को बनाने के बाद implement करने के लिए कोई effort नहीं किया था. Everyone was sleeping, no one knew about it. मगर जब सुप्रीम कोर्ट में केस आ गया तो यूजीसी गई, नहीं हमारे पास तो रेगुलेशंस हैं. सुप्रीम कोर्ट took a look at it and the advocate from the other side
इंदिरा जयसिंह वॉज द एडवोकेट. इंदिरा जयसिंह ने कहा कि इस रेगुलेशंस में कई लूप होल्स हैं, कई वीकनेसेस हैं. And as someone who was involved in framing these regulations, I have no hesitation in admitting कि पुराने regulations में कई institutional loopholes थे. तो कोर्ट ने कहा कि आप इसको ठीक कीजिए. Loopholes क्या थे? कोर्ट ने बताया इन सब चीज़ों को. कोर्ट ने कहा कि आप अगर इंस्टीट्यूशनल हेड के खिलाफ कंप्लेन हो तो व्हाट डू यू डू? कोर्ट ने कहा कि आपने इतना लंबा पीरियड दिया है, आपने सिर्फ एक ऑफिसर को अपॉइंट किया है. वी नीड ए मोर इलेबोरेट मैकेनिज्म टू एड्रेस इट. वी नीड शॉर्ट एंड क्लियरली डिफाइंड डेडलाइंस. वी नीड अपील बियॉन्ड द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन. All these are good steps. So the court asked the government, the UGC specifically, to please go and revise these guidelines. Court ने क्या कहा? This court case has been going on and on. I will read out the last instructions of the court. कोर्ट ने यूजीसी को 2024 में ही कह दिया था कि आप रिवाइज कीजिए. 2025 the UGC came out with draft regulations. The first draft was circulated by the UGC. Indira Jaisingh again went to the court to say this draft is not good enough. And here is an order of the Supreme Court of September 2025. September 15, 2025, the Supreme Court is giving the following order. It says, Indira Jaisingh has brought out these points. Having gone through the note, we find that the following issues have been broadly highlighted by the learned senior counsel, namely 1, 2, 3, 4, ये सारी चीजें हैं. Where they specifically says, point 4 says grievance redressal. A grievance redressal committee where 50% of the members belong to SC, ST, OBC community and with a chairperson from that very community ought to be constituted. Mind you, the court is asking the UGC to take this suggestion into account. The suggestion in court's own language says SC, ST, OBC. And when the UGC does it, the court says, oh my God, what have you done? देश बांट रहे हो आप. Incidentally, do you know what the bench was? The bench which gave this order in September 15th, 2025 is Justice Suryakant and Justice Bagchi. The very same judges who found it so obnoxious just a few weeks ago. I'm not commenting on the judiciary. I'm just putting facts before you. So number two, this is not something that the UGC or the government did on their own. They were ordered to do so. They were ordered specifically with a note where SC, ST, OBC was mentioned by the court in its order. So दूसरी बात. तीसरा, there is an impression कि पिछले वाले रेगुलेशंस तो ठीक थे, ये रेगुलेशन जो हैं ये जनरल कास्ट के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करते हैं. दैट्स ए वेरी वाइड स्प्रेड इंप्रेशन. I think we need to understand and address that. Because I'm not here to simply take side of one caste against another caste. हम में से कोई भी एप्लीकेशन दे के पैदा नहीं होता. I don't remember having applied to be born a Yadav. किसी ने नहीं किया है. हम जहाँ पैदा हो गए हैं हो गए. No one has particular reason to feel ashamed of it. Nor is there any particular reason to feel proud of. क्योंकि जो हमने किया ही नहीं उसमें shame और pride की क्या बात है ना? I'm not here to take sides.
And I really want to understand why is it that people feel that this is a very draconian version. Now, in order to understand that, you have to understand the difference between the 2012 and 2026 regulations. What is the difference? Broadly, there are three differences. Number one, the UGC 2026 regulations have strengthened the mechanism. जो कोर्ट ने कहा था कि आप स्ट्रेंथन कीजिए, इन्होंने स्ट्रेंथन किया है. आई पर्सनली फाइंड इट क्वाइट डिसेंट. सिर्फ एक इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिसर की बजाय दे हैव कम अप विद ए कमेटी. They have given clear deadlines. Any case should be disposed of in the following number of days. They have a clear system of appeal which now goes beyond the head of the institution. There is an ombudsperson to which you can appeal. So the system has been improved. I don't think anyone can take exception to that. There is absolutely no draconian provision whatsoever here. अगर किसी साथी को लगता हो, please point it out, we'll discuss it. Because there are some provisions, some good laws which do contain some draconian provisions. For example, our anti-rape law contains some very, very strong provisions. The moment I'm accused of rape, then the onus is on me to prove that I did not do it. That's a very strong legal provision, which can in some cases cause injustice as well. SC/ST Atrocities Act again has some very, very strong provisions, which in some cases can end up putting the person accused in a very awkward situation if the person happens to be innocent. But there's absolutely nothing of that kind in this regulation. It's a simple thing. There is a complaint, there is a committee, normal hearing, first appeal, second appeal. There is no transferring of the onus on the accused, which is one of the strongest provisions. There's nothing of that kind here. What is draconian? I don't understand. The second thing that has changed in this regulation compared to 2012 is that certain definitions have been diluted. So on the one hand, 2026 is stronger than 2012. In another way, it's weaker than 2012. और वो क्यों है? क्योंकि 2012 में specifications थे. What is harassment? What is victimization? और यूनिवर्सिटी की कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है. सुपरवाइजर स्टूडेंट रिलेशनशिप में, इन सब चीज़ों में that's exactly what it happened. यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत क्रूड तरह की चीज़ें तो होती नहीं हैं, सोफिस्टिकेटेड चीज़ें होती हैं. So the 2012 regulation had very detailed description of what kind of harassment, victimization, discrimination normally happens in a university setting. Unfortunately, all those details have been omitted in the 2026 regulation. इन चीज़ों पे बहस ही नहीं होती. हमारे मीडिया वगैरह में इतना कम पता होता है लोगों को, लंबी लंबी बहस होती है, पता किसी को नहीं होता कि क्या बात कर रहे हैं. So in the 2012 regulation, for example, there is this detailed description of what is harassment. I'll just read out that bit to you, just to give you a flavor of what there was, what is not here. That this bit has been diluted. It says the higher education institution or constituent of higher education institutions shall prohibit all persons and authorities of higher education institutions from harassing or victimizing any student by